पाकिस्तानी मूल के कैनेडियन नागरिक तहव्वुर राणा ने मुंबई को दहलाने की जो साजिश रची थी, उस पर अमली जामा पहनाया पाकिस्तान से आए 10 युवकों ने। ये 10 युवक दक्षिण मुंबई के बदवार पार्क इलाके की एक मछुआरों की बस्ती है, वहां पर एक बोट से आकर उतरे और इसके बाद दो के ग्रुप में बंट गए। 2 लोग लियोपोल्ड कैफे गए, 2 लोग ट्राइडेंट होटल गए, 2 लोग ताज होटल गए और 2 लोग जिनमें अजमल कसाब और अबू इस्माइल था, वे लोग CST रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां पर इन्होंने खून खराबा शुरू कर दिया। इसके अलावा 2 टैक्सियों में इन्होंने बम भी रखे जो शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर फटे। उस रात की शुरुआत दफ्तर में एक फ़ोन कॉल से हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो रात कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि दिन में भी वैसी ही चुप्पी थी जो मुंबई में कभी होती नहीं है। वो खौफनाक घटनाएं, वो शब्द आज भी, वो घबराई हुई आवाज़ें, वो दर्द आज भी महसूस करता हूँ कई बार। वो खबर आज भी हमारी यादों में ज़िंदा है, जिसे जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक अनकहे सच के रूप में जो शायद कभी शब्दों में सामने ना आ पाए, लेकिन जब भी कोई ऐसी वारदात आती है, जब भी कोई तहव्वुर राणा वापस लौटता है या उसे लाया जाता है, तो वो यादें कौंधती हैं और कहानियों के तौर पर ही सही दिमाग में, मैंने जैसा कहा कि कई तस्वीरें कैद नहीं हो पाई, लेकिन वो किसी दिमाग के खाने में या दिल के खाने में बची हुई हैं और वो कहानियाँ आज भी कभी कभी आवाज़ की या शब्दों की शक्ल ले लेती हैं। मुंबई से खबर आ रही थी गोलीबारी चलने की, तो हम सब न्यूज़ रूम में थे, दिल्ली में मौजूद थे। लगा कि ये गैंगवार का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मुंबई से अक्सर ऐसी खबरें आती रहती थी गोलीबारी चलने की। लेकिन थोड़ी देर में ये एहसास हो गया कि ये महज गैंगवार नहीं है, एक बड़ी घटना है, ये आतंकी हमला है। मुंबई पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है। उसी वक्त एडिट मीटिंग होती है और कुछ लोगों को मुंबई जो है भेजा जाता है। हम भी अपने कुछ सहयोगी और कैमरा सहयोगियों के साथ जो भी अगली फ़्लाइट होती है उसे पकड़ के मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद एहसास होता है कि ये कितना गंभीर हादसा मुंबई के साथ हो चुका है। वो मुंबई जिसके बारे में कहा जाता है ये मुंबई सोती नहीं है, ये मुंबई बहुत भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं होती है। एक वीरान और सुनसान मुंबई ने हमारा स्वागत किया। रास्ते में जब हम एयरपोर्ट से जा रहे थे गेटवे ऑफ इंडिया, एक केवल सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी, चाहे वो पुलिस का सायरन हो, एम्बुलेंस का सायरन हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सब भागी दौड़ी जा रही थी। और जब हम ताज होटल के सामने पहुँचे तो दिल्ली से मुंबई आया हुआ एक रिपोर्टर के लिए वो एक सदमे से कम नहीं था। और जब हम एयरपोर्ट पहुंचे दिल्ली और वहां से जब हम मुंबई के लिए निकले तो वो एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी जिसमें कि टीवी जो है वो काम कर रहा था, यानी कि जो टीवी चैनल्स थे वो लाइव रिपोर्टिंग उस विमान में आ रहा था और उस विमान में हम अपने आप को अपडेट करते रहे कि अब क्या हो रहा है। और जब तक हमने मुंबई लैंड किया तब तक ये अपने पूरे विकराल रूप में ये जो हमला है मुंबई का वो सामने आ चुका था। मुंबई लैंड करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हॉस्पिटल जो है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर घायल भी पहुँचते हैं और अगर कोई मारा गया है तो वो भी वहाँ पर उसकी लाश भी पहुँचती है। तो मैंने जे हॉस्पिटल का रुख किया और वहाँ क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था, कैमरा पर्सन को बाहर ही छोड़ना पड़ा और मैं एक नोकिया का मोबाइल छोटा सा इस्तेमाल करता था जिसमें कि वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा थी। तो उस मोबाइल के साथ मैं अंदर घुसा एक आम शहरी की तरह, और जब अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे कई लाशें पड़ी हैं और उनके पोस्टमार्टम का जो काम है वो किया जा रहा है। मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं कि मोबाइल से सीधे उस वीडियो को ऑफिस के उस सिस्टम में भेजा जाए जिसके ज़रिए वो ऑन एयर जा सके। खैर वो एक ऐसा अनुभव था जो आज भी नहीं भुला पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैं नारीमन हाउस गया जहाँ पर कि अटैक हुआ था और वहाँ एक छत पे मैंने पोजीशन लेके वहाँ से रिपोर्टिंग शुरू की। लाइव रिपोर्टिंग उस समय हो रही थी और देख रहा था पूरा देश और देख रही थी पूरी दुनिया कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो NSG के कमांडोज थे वो स्लिदरिंग करते हुए जो नारीमन हाउस है जहाँ पर आतंकवादी घुसे हुए थे वहाँ वो छत के ऊपर से उतरे थे और उसके बाद उन्होंने छत में होल किया था एक विस्फोटक डाल के, ताकि वो ऊपर से निशाना बना सकें जो नीचे आतंकवादी थे उनको। लेकिन बड़ी समस्या ये थी कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैप्टिव भी थे, उनको बंधक बना रखा था आतंकवादियों ने, जिसमें इजरायली भी थे, तो ऐसे में ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल था और इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा ये जो ऑपरेशन है वो चला। ऐसे में मैं जिस टैक्सी में, जब मुझे खबर आई कि लियोपोल्ड कैफ़े में अंधाधुंध फायरिंग हुई है और वहाँ पर बहुत लोग मर गए हैं,
तो मोहम्मद अली रोड के रास्ते मैं लियोपोल्ड कैफ़े की ओर आगे बढ़ा एक टैक्सी में बैठकर। लेकिन जब सीएसटी स्टेशन के पास से हमारी टैक्सी गुजर रही थी तो देखा कि एक भगदड़ मच गई है और बहुत लोग जो है अफरा तफरी में यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो मेरा जो टैक्सी ड्राइवर, जो एक उत्तर भारतीय था, उसे लगा कि शायद फिर से राज ठाकरे ने कुछ बोल दिया है और फिर से एमएनएस के कार्यकर्ता दंगा कर रहे हैं। तो उसने बड़ी ही घबराई आवाज़ में मुझसे कहा, साहब लगता है राज ठाकरे ने फिर से जो है हमला करने को बोल दिया है, मैं अपनी गाड़ी कहीं साइड में लगा देता हूं, नहीं तो तोड़ डालेंगे। तब मैंने, चूंकि मैं बड़ी ही जल्दी में था, मुझे लियोपोल्ड कैफ़े पहुंचना था, तो मैंने सख्त लहजे में उससे कहा कि कुछ नहीं, सीधे चलो लियोपोल्ड कैफ़े की तरफ, वहाँ जल्दी पहुँचना है। और फिर वो चुपचाप मुझे इरोस सिनेमा से आगे रीगल सिनेमा के पास में उसने मुझे उतार दिया, क्योंकि उसके आगे पूरा जाम लगा हुआ था। 100-150 मीटर के फासले पर ही लियोपोल्ड कैफ़े था और वहीं पर आतंकियों ने सबसे पहला हमला किया था। और बार बार उमा शंकर बोल रहे थे उसमें कि ये देखिए यहाँ से फायर आ रहा है, फायर आ रहा है, लेट जाइए लेट जाइए। बाबा भी कह रहे थे फायर। मैं उनका पैर पकड़ के रखता हूँ, बाबा उठने की कोशिश करते थे, लेकिन वो मेरा कैमरा और मेरा हेडफोन पहन के एक हेडफोन को एक साइड से निकाल के रखता था कि फायर आ रहा है, कहीं से फायर आ रहा है। दूसरे चैनल का भी लोग वहाँ पे घूम रहे थे, बट वहाँ पे एक कैमरामैन ने बोला कि आप नीचे लेट जाइए, सामने से फायर आ रहा है। और एक मराठी चैनल का एक एंकर था, वो कहता है हमारी मुंबई में गैंग वार्स होती रहती है, कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि मैं उसी की पीठ पे एक डाउन टू एक फायर आया और उसकी पीठ पे लग गया। तब से बाबा और घबरा गए। हम लोग 60 घंटे उस कवरेज को कवरेज किया और हम एक तकिया बना के, अपना एक बिस्लरी की बोतल और एक अखबार उसको बिछा के गेट ऑफ इंडिया पे वहाँ लेट के हमने 60 घंटे कवरेज किया। 60 घंटे के बीच में मैंने बाबा को बोला मैं वॉशरूम होके आता हूँ। मैं अपना कैमरा ले जाके पीछे जाके गेटवे इसमें ताज के पीछे जाके, कोई एक मैडम थी बाटली वाला, उनके घर गया मैं। उनकी छत से मैंने जब पीछे स्विमिंग पूल देखा, ताज पूरा लाल हो रखा था। उसको देख के मेरा ऐसा मतलब दिल हो गया था कि पता नहीं हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे, फायर कहाँ से आ रहा है, कब ख़त्म होगा ये। जब मैं सेंट जॉर्ज अस्पताल पहुंचा और वहाँ जो मैंने तस्वीरें देखी, एक तो नेटवर्क में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। मैंने अपने तत्कालीन स्थानीय संपादक अभिषेक शर्मा को फ़ोन किया, शायद वो भी उस पैनिक में थे और मैं भी पैनिक में कई बार दोहरा था, सर लाशें हैं, सर लाशें हैं, यहाँ बहुत सारी लाशें हैं। मैं वो गिनती भी ठीक से नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं डर चुका था और मैं बार बार यही दोहरा था कि सर बहुत सारी लाशें हैं। उतनी ही घबराई आवाज़ उधर से आ रही है, क्या क्या बात कर रहे हो, अभी लाशें कहाँ से आ गई? मैंने कहा मेरे सामने पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा तुम कंफर्म करो। अरे मैंने कहा सर मेरे सामने लाशें पड़ी हुई, उसमें कंफर्म करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हम दोनों के बीच में ये घबराहट में और एक तनाव भरे माहौल में बातचीत चल रही है। तो उन्होंने कहा खबर चला दें। मैंने कहा मेरे सामने पड़ी है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास नोकिया का एक पुराना मोबाइल हुआ करता था जिसमें तस्वीरें तो ली जा सकती थी लेकिन वीडियो भेजना उसमें मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर वो तस्वीरें भी उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी की आ नहीं रही थी और नेटवर्क की वजह से अगर मैं उसको MMS की तरह से भेजने की कोशिश भी कर रहा था तो वो जा नहीं रही थी। तो जब मैं ताज के बाहर पहुंची तो वो बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट था, कंप्लीट मेहम, सब अफरा तफरी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एंड इनफैक्ट एक टाइम के बाद व्हेन आई सॉ ताज वाज बर्निंग, आई मीन विच वाज अ वेरी वेरी फ्राइटनिंग मोमेंट। और मैंने हमेशा बिहाइंड द कैमरा, मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, मैंने हमेशा बिहाइंड द कैमरा काम किया है। और अगर बाहर भी जब हम लोग शूट्स पे जाते थे, एक बहुत कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हम लोगों ने काम किया है। बट जब मैं वहाँ गई तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, वेरी वेरी डिफरेंट, इट वाज वेरी स्कैरी। एक ताज जो है उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे हम बचपन से देखते हैं, सामने अरब सागर की लहरें जो है वो टकरा रही हैं गेटवे से, और सामने ताज जो है धू धू करके जल रहा था, उससे आग की लपटें दिखाई दे रही थी। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि सीधा मुंबई उतरते ही और घटनास्थल पे जाएंगे तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आप कह सकते हैं कि जहाँ पर हम थे वहाँ से ताजमहल 50 मीटर 60 मीटर अधिक से अधिक होगा,
उतनी कम दूरी पर हमने वो पूरा मंजर पूरे 50 घंटे तक देखा। इसलिए मैं कहता हूँ 50 मीटर दूरी से 50 घंटे लगातार कवरेज वहाँ पर हम करते रहे हैं और इस 50 घंटे में वो सब कुछ देखा जो कि अभी भी मेरे जहन में एकदम साफ है। रात होती थी, दिन होती थी, रात होती थी, दिन होती थी, उसके बाद जाके, क्योंकि आपको बता दूं कि 26 तारीख को ये शुरू हुआ था और 29 तारीख को ये सारा कुछ खत्म हुआ था। तो ये पूरे इतनी देर तक हम वही ताज के सामने डटे रहे। मैं ही नहीं डटा रहा, ढेर सारे रिपोर्टर दुनिया भर से आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर भी थे, बाहर के भी मीडिया क्रू थे, वो सारे लोग वहाँ रहे। दोनों तरफ से गोलियाँ चल रही थी, एनएसजी भी आई, एनएसजी ने भी अपने पोजीशन लिए हुए थे, इधर से ग्रेनेड मारे जाते थे। अंदर क्या कुछ हो रहा था इसका केवल हम अंदाज़ा लगा सकते थे। हमारे कैमरा सहयोगी आके बीच बीच में कुछ जानकारी देते थी। बाद में ये कहा गया कि सभी रिपोर्टर को ज़मीन पे बैठ के रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि उधर से आतंकवादी फायर कर सकते हैं। हम ज़मीन पे लेट जाते थे, कभी हम बैठ जाते थे, कभी ज़मीन पे लेट करके हमने रिपोर्टिंग करी। रात हुई तो कहा गया कि आप कुछ भी लाइव नहीं दिखा सकते हैं। सब कुछ अंधेरा होने के बाद भी हमने डिफर्ड लाइव करके अपनी कवरेज को जारी रखा और ये एक ऐसा एक वो चीज़ें, यादें हैं मेरे जहन में जो हमेशा मेरे दिमाग में बसी रहेंगी कि कल ही ऐसा कुछ हुआ है। और जैसे ही हम एक वीटी स्टेशन के पास ही एक जो बैरिकेडिंग लगी थी, हम वहाँ पर पहुँचे तो पहली बार उस डर को, चूँकि उस डर को तो मैं जी ही रहा था उस रात, लेकिन वो मैंने महसूस किया, क्योंकि एक अफसर ने बिना कुछ पूछे वो हमारी तरफ बढ़े और वो बिल्कुल पिस्तौल ताने हुए थे। मुझे लगा शायद मैं मीडिया का कैमरा और माइक दिखाऊं। मैंने अपने साथी से कहा कि कैमरा दिखाओ और मैं झुका नीचे माइक निकालने के लिए। हो सकता है कि उनके मन में ये डर हो कि मेरे पास कोई असलहा है और मैं वो निकालने के लिए बढ़ा हूँ। तो सीधे वो आगे बढ़कर उन्होंने बंदूक तान दी एकदम, और मैं भी उस वक्त सन्न रह गया। मुझे समझ में नहीं आया और मैं सिर्फ ये कह रहा था मैं मीडिया से हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो बहरहाल मतलब चूंकि हम दोनों की स्थिति लगभग मुझे लगा एक जैसी है। उनके पास हथियार है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन दोनों बेज़बान हैं, दोनों बेसहारा हैं और दोनों डरे हुए हैं। ये डर हम दोनों के बीच में मुझे महसूस हो रहा था। 2.5वें दिन जब वहाँ पर मैंने डॉग स्क्वाड देखा एनएसजी कमांडोज के साथ, तो जो मेरे अपने जानकार हैं एनएसजी में, उनको मैंने कॉल किया और पूछा कि डॉग स्क्वाड आ गया है। तो इसका मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि इसका मतलब नारीमन हाउस पे जो ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की और बोला कि हाँ, अब वहाँ पे सर्च ऑपरेशन होगा कि कहीं कोई विस्फोटक तो नहीं लगा हुआ है, और अगर और भी कुछ वहाँ पे इस तरह के विस्फोटक हैं जो कल को ब्लास्ट हो सकते हैं, तो इस तरह के जो ऑपरेशंस है उसको अंजाम दिया जाएगा। तो उसी दल के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और मेरे कैमरा सहयोगी, जितना मुझे याद है, मनु नायर हमारे साथ थे और उन्होंने मेरा एक पीटीसी रिकॉर्ड करना चाहा। और जब मैं वो पीटीसी रिकॉर्ड कर रहा था तभी एक बड़ा धमाका हुआ जो कि एक कंट्रोल्ड ब्लास्ट था, और एक खिड़की थी बड़ी सी, उसका जो आयरन ग्रिल था वो उस धमाके के साथ आके मेरे तकरीबन 20 से 25 मीटर पीछे गिरा और वो लाइव शॉट जो है वो हमारे कैमरे में आया। तो वो एक जो अनुभव था वो रहा वहाँ पे। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ से हमें निकल जाने को कहा। एक गेटवे ऑफ इंडिया पे इसमें एक पल्सर 180 गाड़ी थी, बाइक, उसके सामने एक बॉक्स रखा हुआ था, उसके अंदर RDX था, उसको डिफ्यूज़ किया। ये बातें सब मराठी में हो रही थी। प्लस पॉइंट मेरा ये था कि मैं महाराष्ट्रीयन था। मैंने बाबा को फ़ोन करके बोला कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, मैं अभी आपको बाइट लेके आ रहा हूँ। बाबा ने बोला आप कुछ भी बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं बाबा, NSG चीफ का बाइट है, आप देखिए, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला बाबा अभी ब्लास्ट होगा, आप वहीं लेटे रहिए, मैं सामने से आपको शॉट दे रहा हूँ। मैं गेटवे ऑफ इंडिया के उस तरफ लेफ़्ट साइड चला गया था और वहाँ से मैंने लाइव शॉट दिया था जो ब्लास्ट किया था लास्ट। शायद उस वक्त ऐसा लगा कि मुंबई की सड़कों ने भी उस रात के डर को महसूस किया। वो लम्हा और किसी अंधेरे के इंतज़ार में था। हम ताज होटल के पीछे पहुँचे और वहाँ मैं देखता हूँ कि दो, शायद वो होटल के ही कर्मचारी थे, क्योंकि एप्रन में खून लगा हुआ था, वो बाहर की तरफ आ रहे थे। मैं और मेरे कैमरा सहयोगी आगे बढ़े। हमें लगा कि हमें शायद जानकारी मिल पाएगी और हमने माइक लगाया, लेकिन उनमें से किसी एक के कराहने की आवाज़ आई और उन्होंने कहा कि गोली लगी है, अस्पताल ले चलें। फिर हमारी हिम्मत नहीं हुई, हमने उन्हें फ़ौरन गाड़ी में बिठाया और हम अस्पताल की तरफ बढ़ चले। मेरे कैमरा साथी को लगा कि शायद इसको शूट करना चाहिए, वैसे अपनी ड्यूटी ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया फिर से एक लड़खड़ाती और भर्राई आवाज़ आई कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द है। मैंने तत्काल उन्हें कैमरा बंद करने का इशारा किया, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी थी, लेकिन उसके आगे लगा कि नहीं, इसके आगे मैं अगर इनकी तस्वीरें उतारता हूँ तो ये शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी जब उनसे बातचीत शुरू हुई तो
वो बार बार कह तो रहे थे कि हमें अस्पताल पहुंचा दो, उनके दर्द को भी मैं महसूस कर पा रहा था। मैंने भी देखा कि उस आदमी के पैर से खून बह रहा है, वो बेहद तकलीफ़ में है। उसका साथी, उसकी आंखों में भी एक डर दिख रहा था मुझे, उसने उसको पकड़ा हुआ था। और मुझे लगा कि हम जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाएं, कोई देरी ना हो। और उस हालत ने दिल को झकझोर दिया था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि मैं इनका कोई इंटरव्यू कर पाऊंगा। अगर मैं ज़िद करता तो शायद वो बात हो जाती, लेकिन मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं उनसे इस तकलीफ़ की हालत में बातचीत कर पाऊँ। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं, अंदर नर्क जैसा माहौल बना हुआ है। और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे पूछूं कि क्या हो रहा है, आप मुझे बता दें या मेरे कैमरा पर इस बात को कह दें। कैमरा ऑफ था, लेकिन उस पल की रिकॉर्डिंग आज भी दिमाग में गूंजती है। तो उस समय मैंने अपने कैमरा सहयोगी के साथ आगे मैं बढ़ा और होटल के दूसरे तरफ से अप्रोच करने की कोशिश की। उसी समय मैंने नोटिस किया कि कई सारे फ्लोर से बहुत सारी जो सफ़ेद चादरें हैं वो खिड़कियों से उसको लटकाया गया है। कई जगह देखा कि जो ऊंची मंजिल है वहाँ से 2-3 जो बेडशीट है, वाइट बेडशीट जो जनरली होटल्स में इस्तेमाल होता है, उसको गांठ बांध के जोड़ के ऊपर से लटकाया गया था। तो इसका मतलब ये था कि जो लोग अंदर फंसे थे होटल में, जो रह रहे थे, उन्होंने वहाँ से स्लिदरिंग करके उसके ज़रिए वो सहारे, उस चादर के सहारे नीचे भागकर उन्होंने जान बचाई थी। तो उन सब चीज़ों को शूट करता हुआ जब मैं मेन दरवाजे पे पहुंचा ताज होटल के, वहाँ पे सुरक्षा कर्मियों ने हमें फिर रोक दिया, कहा कि अंदर जा नहीं सकते। और उसी समय मिनिस्टर्स का भी जो आना जाना है वो शुरू हुआ और फिर जो है वहाँ से मीडिया कर्मियों को दूर जो है वो हटाया गया। 26/11 रात वैसे ही चुप थी जैसे दिन की हलचल में सन्नाटा छा गया हो। मैं और मेरा साथी एक ही गाड़ी में एक ही कैमरा पर्सन के साथ वीटी स्टेशन की तरफ बढ़े। वहाँ जो हमने देखा वो भयावह था। एक टैक्सी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसके परखच्चे उड़ गए थे और उसका एक गेट सामने की एक बिल्डिंग थी, उसके 3रे माले की छत पर पड़ा हुआ था। मेरा पूर्व सहयोगी धर्मेंद्र वो छत पर गया प्रीरेक करने के लिए और नीचे पुलिस वालों की मौजूदगी थी। मुझे लगा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और जे अस्पताल की तरफ जाता हूँ। वैसे वहाँ से वो दूरी पैदल चलने लायक नहीं थी, फिर भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा कि जैसे ही धर्मेंद्र का काम पूरा हो जाएगा हम फिर से एक साथ हो जाएंगे। लेकिन बीच में सेंट जॉर्ज अस्पताल पड़ता है। मैं वहाँ चला गया, पता नहीं मुझे क्या मन में आया। मैं अंदर जैसे ही घुसा, जो देखा वो बहुत भयावह था। मेरे कदम जैसे ज़मीन पे ठिठक गए, पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। इससे पहले भी हमने माहिम ब्लास्ट हो या दादर ब्लास्ट हो, मुंबई में बहुत सारे आतंकी हमले कवर किए थे, लेकिन ये तस्वीर आज भी मेरा पीछा करती है। जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर पूरे खूनम खून हुआ पड़ा था और मेरे जूतों तक में खून लग चुका था। जब मैं पहले माले की तरफ बढ़ा, इस बात से अनजान कि वहाँ कौन है, कौन मुझे देख पाएगा, क्योंकि मेरे पास कोई कैमरा भी नहीं था। कैमरा मेरे सहयोगी के पास था। पहले माले पर बहुत से लोग मिले जो रोते कराहते, खून वहाँ भी बिखरा पड़ा था। ऐसा लगा जैसे किसी के शरीर से कोई उसका अंग निकल चुका है, उखड़ गया है। ऐसी तस्वीरें थी। मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बहुत ज़्यादा उसमें और देखूं। मैं फिर नीचे आया और मुझे ऐसा लगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहाँ पर कम से कम फर्श पर ही 10 से 15 लाशें पड़ी हुई थी। जब मैं कुछ लाशों पर कपड़ा ढका था, कुछ लाशें वैसी ही पड़ी थीं। आज भी जब मैं उन तस्वीरों को याद करता हूं तो एक कपकपी सी छूट जाती है, क्योंकि एक साथ इतनी लाशें और ऊपर रोते कराहते लोग, ये किसी भी रिपोर्टर की ज़िंदगी में इस तरह की भयावह तस्वीरों को देखना और उनको याद करना एक दुस्वप्न जैसा है। So our job was to see that कि वो एरिया क्रॉस ना करे, because while they were reporting उनका एनर्जी, उनको लाइव कवरेज का जो भी जो जोन होता है, जो मूड होता है, वो so I remember Baba I think Nagma was there in the she was anchoring, और बाबा बार he was getting excited because जो भी अपडेट हो रहे थे, बाबा wanted to tell कि ये हो रहा है, आप देख सकते हैं पीछे अभी गन शॉट है, ये है। and he was getting so excited that I was actually holding on to his feet and मैं उनको खींच रही थी जिसकी वो और आगे ना जाए, and I was trying to pull him back so it was a very very different experience। ताज की खिड़की थी, एक जो सबसे कॉर्नर का जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर का एक कमरा था, और वहीं पर जो है
सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे जो है टारगेट कर रही थी। जब वो ग्रेनेड यहाँ से मारती थी तो हम सबको कहा जाता था कि आप सब झुक जाइए, बैठ जाइए, लेट जाइए, क्योंकि उसके छर्रे जो है रिबाउंड होते थे। एक जर्नलिस्ट को भी वो छर्रा लगा था। हमारी एक प्रोड्यूसर शिवानी भी उस वक्त हमारे साथ थी, वो भी हमें बोलती थी आगे नहीं जाना है। हमारे कैमरा सहयोगी जो है अशोक महाले वो भी थे, वो महाराष्ट्र के हैं, तो वो ढेर सारी बातें जो लोकल लैंग्वेज में वहाँ पे लोग कर रहे थे वो भी जानकारी वो हमें बता रहे थे। वो दोनों भी अपनी बात आपको बताएंगे। लेकिन जब हमने देखा कि वो उस कमरे पर अटैक करना शुरू हुआ और अंत में एक धुएं का गुबार होता है, काले धुएं का गुबार, और एक कुछ जो है वहाँ से खिड़की से नीचे गिरता है, और उसके थोड़ी देर बाद एक पुलिसकर्मी भागते हुए मेरे पास आते हैं और मेरे कान में कहते हैं कि सर ऑपरेशन जो है वो अंतिम जो टेररिस्ट था, आतंकवादी था, उसको भी मार गिराया गया है, ऑपरेशन अब ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है बाकी निरीक्षण का काम अंदर चल रहा है। तब जा कर के लगा कि इतने दिनों, इतने घंटों की मेहनत जो है वो आखिरकार काम आई और अंतिम आतंकवादियों को भी मार गिराया है। और इन सब को पीछे जिसका दिमाग चल रहा था तवरुण राणा, उसको आखिरकार भारत ले आया गया है। अब देखते हैं कि उसका क्या होता है, उस पर कितने मुकदमे चलते हैं, और उसके बाद जो करीब 160 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी ताज के इस हमले में, और बाकी जगह मुंबई में कई जगह पर जो है हमले किए गए थे, मुझे लगता है उनको, उनके परिवार वालों को ज़रूर न्याय मिलेगा।